हेलो एवरीवन। सो हम आज डिस्कस करेंगे बाग का पेपर। मैं बहुत खुश हूँ। कल के लाइव सेशन से मैं बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था काफ़ी डाउट्स जो हमारे थे हम सब ने मिल के उनको क्लियर कर लिया एग्ज़ाम के पहले टाइम रहते हुए। एंड आज अब हमारा जो पेपर हो चुका है, काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं पेपर देख के, जिससे मुझे कितनी खुशी मिल रही है आपको आइडिया भी नहीं है। तो आज हम इस पेपर को डिस्कस करके अब ख़त्म करते हैं, टंटा ही सारा ख़त्म। सो हम बढ़िया पेपर डिस्कस करेंगे। एक और बार मैं आपको बता देती हूँ कि टेलीग्राम के मेरे ग्रुप्स को, चैनल को कैसे ज्वाइन करना है। दो बहुत सिंपल तरीके हैं। हर वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास चैनल की लिंक है जो कि काम करती है। मैंने इन पे क्लिक करके देखा है, आप बिल्कुल इसको यूज़ करके जा सकते हैं उस ग्रुप पे। एंड दूसरा आपका ये डिस्कशन ग्रुप है, इसकी भी लिंक बिल्कुल काम करती है। अगर मान लीजिए ये दो तरीक़ों से आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो दूसरा तरीका कौन सा है। ये मेरा दिख रहा है आपको चैनल का पेज होगा, इसमें जो ये अबाउट सेक्शन है ना, यहाँ पे ये देखिए सारी लिंक्स अगेन दी हुई हैं, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप इन पे जाएं, आप इन पे क्लिक करें और आपको ये खुद ब खुद रीडायरेक्ट कर देगा। ये चैनल पे भेज देगा, ये ग्रुप पे भेज देगा, ये खबरी के चैनल पे भेज देगा। सो everything is there, you don't need to worry. Just click on these links and you will reach there, you will get access to all the files, everything. बड़ा फिसल रहा है आज। ओके सो एक बार मैं ये थोड़े ना डिस्कस करना चाह रही थी आपके साथ। गिर गया, सॉरी। कुछ हो रहा है आज मेरे माइक के साथ। ओके सो एक बार मैं आपके साथ ये इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करना चाह रही थी ताकि हम क्लियर रहें कि हुआ क्या है हमारे साथ। इट वॉज अ 2 hours पेपर, वी न्यू दैट 60 MCQs आए थे आपके। एंड इसके अलावा जो है सबसे जो गंदी चीज़ हमारे साथ हुई है, द वर्स्ट पार्ट वॉज कि 1 mark फॉर द करेक्ट वन, बट 0.33 मेरे ख्याल में निकल के आता है। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग भी थी, बट कोई नहीं, अब हो गया। आपको OMR शीट में भरना था, तो इसका मतलब क्या था कि आपका टाइम बच जाता। बच्चे काफ़ी कल पूछ रहे थे ना कि मैम लिखना पड़ेगा क्या पूरा का पूरा हमें शीट में, तो वो चीज़ में हमारा टाइम काफ़ी हद तक बच गया है, क्योंकि OMR में आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे गोला लगाना था। ओके सो वो चीज़ हमारी एक बच गई है। अब डिस्कस तो हमने कर लिए थोड़े इंस्ट्रक्शंस, ताकि कोई भी आपको डाउट ना रहे। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। काफ़ी इजी पेपर था मेरे ख्याल में, बहुत ही, आई थिंक 10 ऐसे क्वेश्चंस थे जहां मुझे भी डाउट हुआ। हमने जो वो हैवी वाटर बोर्ड वाला पेपर सॉल्व किया था वो ज़्यादा टफ था, ये उतना टफ नहीं आया है। सो इट वॉज़ अ गुड पेपर, इट वॉज़ एन ईजी पेपर एंड इट वर्क्स फॉर अस। बाकी जितना भी मैं कवर करा पाई सिलेबस, काफ़ी हद तक उससे आया था। मुझे लगता है आप लोग को हेल्प मिली होगी। बाकी तो आप बेस्ट जज हैं, आप ही बता पाएंगे कि आपके लिए वो सब कितना बेनिफिशियल था, कितना नहीं था। बट आई फील दैट आई वॉज एबल टू हेल्प यू अ लिटिल बिट। ऐसा नहीं था कि काफ़ी चीज़ें हमारी छूट गई। सो होपफुली देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा। बिगिनिंग नंबर 1 में मैंने अगेन 2 जगह आंसर्स लिखे हैं ताकि मैं बिल्कुल भी गलत ना हो जाऊँ, बोलते हुए कुछ का कुछ ना बोल दूँ। सो नंबर 1 का मैंने डी किया है। जिस भी बच्चे ने मुझे भेजा था, इन्होंने भी बिल्कुल काफ़ी हद तक सही आंसर्स ही किए हैं। सो ऑल द बेस्ट। आई थिंक अनमोल गर्ग है इनका नाम, मैं श्योर नहीं हूँ, इनका नाम यहाँ से क्रॉप हो गया है। सो इसका डी था। नाउ नंबर 2 का हमारा है सी। ही फाउंड एवरीथिंग रादर स्ट्रेंज एज ही हैज़ नेवर बिन अब्रॉड बिफोर। तो यहाँ पे आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में बेसिकली फोकस करना है कि आपका टेंस जो है वो सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ये इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ, अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन लिखा है, बट ये टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ओके 3 का आंसर हमारा है ए, इन्होंने ये ठीक किया है। 4 का आंसर हमारा सी है। अब सी क्यों है? क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यू आर ऑलवेज लेट, दिस इज़ द 3rd टाइम यू हैव बिन लेट दिस वीक। मतलब तुम लेट होते आ रहे हो और तुम अभी फिर से लेट हो गए हो। सो इसलिए कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए आर नहीं आएगा। आर तो प्रेजेंट में आता है, बट ये होता आ रहा है, इसलिए हैव बिन लेट दिस वीक। उसके बाद 5th का हमारा आंसर है बी, इन्होंने ठीक किया है। Yesterday while I was presenting, I started shivering. The gentleman next to me told me to take a deep breath. Again मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी कि MCQs में आपको एलिमिनेशन से ही आंसर मिल जाएगा। एलिमिनेशन क्या होता है, आप बाकी देखिए, ये सब के सब गलत होंगे। और कैसे गलत होंगे? 3 में से कोई एक ऑप्शन गलत होगा, ठीक है? तो उससे आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट कौन सा है। 6 का है हमारा डी।
इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। एलिमिनेशन की ट्रिक लगाते हुए आप अपने आंसर्स चेक करते जाइए कि आपने कितने ठीक किए हैं कितने नहीं। 7 का ए, ये काफ़ी ट्रिकी था, इसका मेरे को ऑनलाइन पढ़ना पड़ा कि सेड क्यों होगा। इट इज़ टाइम वी सेड गुड बाय टू ईच अदर, द ट्रेन इज़ ड्यू टू लीव इन अ मिनट। से इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इन्हें गुड बाय बोल देना चाहिए था, ये अब बोल रहे हैं, तो इसलिए हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे और प्रेजेंट यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 8 का हमारा है डी, सिंस आई लास्ट वॉन्ड हर शी हैज़ इम्प्रूव्ड। शी विल इम्प्रूव नहीं आएगा, शी हैज़ इम्प्रूव्ड इसलिए आएगा क्योंकि जब से उसको वॉन्ट किया है तब से उसने अभी तक इम्प्रूव कर लिया है। 9 का हमारा आएगा सी, ठीक है। 10 का हमारा आएगा बी, आर विल, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। देखिए आप, प्लूरल है भैया, इसलिए आर आएगा ना कि इज आएगा, ठीक है। विल तो कहीं से बैठ ही नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि बाकी दो फिर गलत हो जा रहे हैं। देयर आर मोर, वन प्रोबेबल डिफरेंस इज दैट देयर आर मोर, भाई फ्यूचर है तो आप यहाँ प्रेजेंट कैसे डाल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे विल गलत बैठ जाएगा। अब हमारा आ जाता है 11th, क्या है यहाँ पे, सिनोनिम्स वाला पार्ट आ गया। ये मैं नहीं आपके कवर करा पाई, बट ये बहुत ईजी थे, बहुत ही ज़्यादा ईजी थे, तो होपफुली आप सबने सही ही किए होंगे मैक्सिमम। 11 का हमारा आ जाता है स्पीकर। 12 का, क्योंकि ओरेटर का स्पीकर आता है सीधे सीधे, एड्रेसी तो वो होता है जिसको हम एड्रेस कर रहे होते हैं। ग्रेजुअली का अगेन लिटिल बाय लिटिल। 12 का है हमारा सी। 13 का आ गया कॉन्स्टेंटली, का भी आपका आ गया कंटिन्यूसली, 13 का बी है। 14 का आपका यहाँ करियर्स का सीधे सीधे आ गया प्रोफेशंस। रिमार्केबल का अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंटोनिम्स हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 16 का हमारा आता है सी। क्यों, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हुई थी, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था क्योंकि बहुत ही पास पास थे। अब देखिए, एंकर का मीनिंग जो होता है ना वो अटैच करना होता है। मुझे लगा पार्क्ड है क्योंकि शिप को तो पार्क ही किया जाता है, बट असल माने में एंकर वर्ड को कहीं भी आप और यूज़ करेंगे ना तो उसका मतलब होता है कि किसी को अपने आप से बांध लिया। तो अगर उसका मतलब अटैच्ड है तो फिर यहाँ पे उसका उल्टा डिटैच्ड होगा, सेल नहीं होगा, इसलिए ये लॉजिक हमें लगाना था यहाँ पे। 17 का हमारा सी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बी भी है, तो इस वाले क्वेश्चन में मैं बहुत डाउटफुल हूँ। वाई, बिकॉज फार्दर में अगर हम देख रहे हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है तो होता तो नियर है, लेकिन फार्दर दूर जाना, उसका ऑपोजिट टू कम नियरर, तो मैं यहाँ थोड़े डाउट में हूँ कि बी होगा या सी होगा, नॉट वेरी श्योर। 18 का आपका अगेन फॉरेन, नेटिव का उल्टा होता है फॉरेन, लर्नड का होता है इग्नोरेंट, लैंड का होता है बोरो। अब हमें क्या करना है, अगेन अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस इन्होंने नहीं लिखा कि यहाँ पे हमारा खेल है सारा इडियम्स का, फ्रेजेस का, ये भी मैं कोशिश करूँगी। मैंने खबरी वाली वोकैबुलरी से काफ़ी कवर करे थे, वो वाले यहाँ नहीं आए, बट एक स्किल रहती है ना कि इडियम्स को कैसे हम किसी सेंटेंस में डाल के सेंस बनाएं, उनका लॉजिक बनाएं कि ठीक है ये यहाँ पे इसलिए बैठ रही हैं, इनका मीनिंग ये होगा, क्योंकि हर इडियम का तो किसी को मीनिंग नहीं पता हो सकता, हर फ्रेज का किसी को मीनिंग नहीं पता हो सकता। So how do you do it then? It is all due to the context. Context से ही आपको सब पता चलता है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है क्या नहीं, इसीलिए सेंटेंस देते हैं। So हमारा 21 का है B, bitter pill। 22 का हमारा है B, blew it। 23 का इन्होंने यहाँ गलत किया है, 23 का भी हमारा है B। bottleneck क्या होता है, more than facilitating it created more bottlenecks, मतलब कि दिक्कतें। बॉटल नेक में चीज़ें अटक जाती हैं ना, बॉटल का जो नेक होता है बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे चीज़ें अटक जाती हैं या कम फ्लो से आती हैं, इसलिए ट्रबल शूटिंग तो सोल्यूशन फाइंड करना होता है। 24 का आपका आ जाता है बी, द बॉटम लाइन इज, मतलब जो एंड की चीज़ है। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई दिस शुड बी अ सक्सेस, हाउएवर द मेन और द बॉटम लाइन इज दैट इट हैज़ बीन अ बिग फ्लॉप, ठीक है। तो मेन जो कंक्लूजन होता है बॉटम लाइन। अब 25 का मैंने करा है बी, इन्होंने भी ठीक किया है। 26 का हमारा है ए, ब्लो बाय ब्लो। एक बार मैं अपने आंसर्स को यहाँ रख लूँ, बहुत इधर उधर देखना पड़ा मेरे को। 27 का है हमारा बी, ब्रेक द आइस। अब क्यों, अगेन सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का है। क्वेश्चन देखते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग एवरीबडी वॉज वेरी क्वाइट एंड रिजर्व्ड, यहीं पे सारी ट्रिक है। बट ही रिकॉल्ड सम
फनी इंसिडेंट्स टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस एक बहुत फेमस बहुत फेमस इडियम बोलिए, फ्रेज बोलिए, जिसका मतलब होता है कि आइस तोड़ो। जो रिजर्व्ड चीज़ है, जो अभी लोग बंधे हुए हैं, अभी लोग शांत हैं, उनको खुलवाओ। यू ब्रेक द आइस, यू बिगिन समथिंग। तो मीनिंग तो हुआ स्टार्ट द मीटिंग, बट उसका इडियम आएगा ब्रेक द आइस। अब 28 का हमारा है बी, कैरी द कैन, ठीक है। 29 का हमारा है सी, बी द स्केपगोट, कि भैया ब्लेम हम पे ही आएगा, हमें सारा, वील हैव टू बेयर द ब्रंट, जिसे कहते हैं, हमें सब कुछ लेना पड़ेगा अपने ऊपर, तो वी आर द स्केपगोट। 30 का हमारा आता है ए, कॉल्ड इट अ डे, हम इतनी देर से काम कर रहे हैं, इजंट इट टाइम वी कॉल्ड इट अ डे, ख़त्म करना चाहिए क्या हमको दिन, एक नए दिन की शुरुआत अब कल से करें। सो कॉल इट वाउंड अप नहीं होगा, ना ही कॉल इट क्विट होगा, ग्रामर गलत है, कॉल इट फिनिश भी नहीं होगा, कॉल्ड इट अ डे होगा, क्योंकि ये टेंस के हिसाब से और मीनिंग के हिसाब से यही बैठता है फिट। 31 का हमारा है डी, दे रिकमेंडेड दैट द केस नॉट बी ओपनड, मस्ट नॉट ओपन, ऑट नॉट ओपन, शुड नॉट ओपन नहीं आएगा, नॉट बी आएगा। 32 का हमारा आ जाता है बी, ऑर्डर्ड देम नॉट टू। 33 का आ जाता है बहुत सिंपल, इन्फॉर्म्ड। अब सेकेंड, देर इज अ मिस्टेक इन द सेंटेंस, अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन चूज करना है हमको, ओके ठीक है। 34 का हमारा आंसर आएगा ए, वी गो बाय ट्रेन, ठीक है। वी थॉट फ्लाइंग वुड बी फास्टर टू रीच द वेन्यू, यहाँ गलती है कुछ, बट व्हेन सेक्रेटरी, यहाँ पे भी गलती हो सकती है क्योंकि यहाँ द आना चाहिए, यहाँ का आर्टिकल ही मिसिंग है। बट व्हेन द सेक्रेटरी सजेस्टेड वी गो बाय ट्रेन, ये ठीक है, वी गो बाय ट्रेन इज ऑल राइट, वी रियलाइज दैट देयर विल बी सम टाइम टू रिव्यू द केस एंड रूट। इसमें ऑल्दो डाउट, इसको डाउटफुल रख देते हैं कि ही डिटर्मिन करेगी, बाकी अगर आती है कभी, बट मेरे ख्याल में फास्टर टू रीच में दिक्कत है। 35 का है डी, ठीक है। 36 का हमारा आ जाता है ए, बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स को पकड़ना है, टेंस की एरर्स को पकड़ना है, यही करना है हमें इस क्वेश्चन में। 37 का हमारा आ जाता है बी, ओके, सबमिटेड अर्लियर, द फाइल बी सबमिटेड अर्लियर या कुछ और यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि देखिए एलिमिनेशन की ही ट्रिक्स इसमें भी आएंगे। अगर नहीं समझ आ रहा कि भाई क्या आंसर है, इफ यू आर नॉट एबल टू रियलाइज व्हाट द आंसर इज, विल हैव टू सी दैट ऑल अदर्स आर ऑल राइट, दे आर नॉट रॉन्ग, सो देन दिस मस्ट बी द वन विच हैज़ द इशू। बट अगेन, अगर आपको लगता है कि डाउटफुल है, मैम गलत बता रही है, तो इट्स ऑल राइट, वी कैन वेट फॉर द की, बिकॉज वील हैव टू एनी वे गो बाय वॉट बार्क सेज इज राइट, ओके। 38 का इज बी। अच्छा, ये क्यों? ऑल द इंफॉर्मेशंस, भाई इंफॉर्मेशन ही होती है, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी, ठीक है, इंफॉर्मेशंस कुछ नहीं होता है, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। 39 का हमारा आ जाता है बी, डिड नॉट वेंट इज रॉन्ग। 40 का आ जाता है इफेक्टेड वाला, क्यों? बिकॉज यहाँ पे वर्ड होना चाहिए, दे फेल्ट द पॉलिसी अफेक्टेड पीपल वेरी बैडली। इफेक्ट होता है किसी चीज़ का आउटकम, अफेक्ट होता है किसी चीज़ से फ़र्क पड़ना, ओके। नाउ 41 का हमारा है डी, अगेन अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन लिखा है, बट ये टेंसेस का ही आपको सारा खेल है, यहाँ पे सब निकालना है कि कौन सा टेंस अप्रोप्रिएटली यहाँ पे आएगा। बहुत आपका काम आसान हो गया, बिकॉज यू हैव टू ओनली चूज फ्रॉम व्हाट इज़ गिवन। अगर आपको लिखना पड़ता तो वहाँ पे गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते। 42 का हमारा है बी, बिल्कुल सही, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। 43 का हमारा आ जाता है बी, एज गुड एट कम्युनिकेशन। इनको थोड़ा सा हमने ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाली चीज़ इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। 44 का हमारा आ जाता है सी, मोर चैलेंजिंग, अगेन डिग्री। 45 का है हमारा सी, अगेन बहुत बच्चे गलती करते हैं ओवर और टू में, बट व्हेन यू पिक समथिंग ओवर समथिंग एल्स देन यू प्रेफर इट टू दैट। मतलब आई प्रेफर, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। तो ओवर, ऑब्वियसली मैं टी को छोड़ के कॉफ़ी ही पीऊँगी, बट आई प्रेफर दिस टू दिस, कि इसको छोड़ के मैं भाई इसी के साथ जाऊँगी। सो यू यूज टू, दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। 46 ए, अब ये भी बहुत 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 ट्रिकी था, मैं बताती हूँ क्यों। इस पे भी मुझे पढ़ना पड़ा कि भाई ऐसा क्यों है। नाउ बहुत छोटा बट बहुत ही क्रूशल डिफरेंस है अ फ्यू में और फ्यू में, ठीक है। अ फ्यू का मतलब थोड़े ही बचे हैं, और फ्यू का कि बहुत कम है,
तो ये नेगेटिव है आपका कि भाई कितने लोगों ने, हाउ मेनी पीपल आर विलिंग टू जॉइन माई प्रोग्राम, फ्यू पीपल आर, मतलब नेगेटिव, बहुत लोग नहीं आ रहे। लेकिन अगर मैं बोलूँ हाउ मच ऑफ द फाइल्स आर पेंडिंग, तो अगर आपको ये दिखाना है कि यू ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ वर्क, आप बहुत लैग नहीं कर रहे हैं, आपको उसको पॉजिटिव एक तरह से बताना है कि भाई हम काम चोर नहीं है, बहुत थोड़ा काम बचा है, तो देन यू यूज़ फ्यू फाइल्स, तो ये आपका आ जाता है पॉजिटिव। तो जहाँ आपको बताना है कि जो नंबर था वो आप ज़्यादा चाह रहे थे एंड द नंबर विच केम आउट इज़ लेस, देन यू यूज़ फ्यू, एंड व्हेन द नंबर यू वांट टू शो दैट द नंबर शुड बी लेस, कि कम ही अच्छा है, तो अ फ्यू पॉजिटिव वाली चीज़ यूज़ होगी। तो इसीलिए यहाँ पे अ फ्यू आएगा। 47 का हमारा बी है, बिल्कुल सही इन्होंने किया। लेट मी चेंज द पेन कलर। या अब पैसिव वॉइस, थैंकफुली मैंने एक्टिव पैसिव कराया था, सो आई होप आपने इनको ठीक तरह से अटेम्प्ट किया होगा। आई हैड डन दिस, एक आधा पेचीदे थे बट कोई बात नहीं, आई होप ओवरऑल ये अच्छा गया हो। 48 का आपका है सी, बिल्कुल ठीक। सबसे बड़ा जो लॉजिक मैंने आपको समझाया था वो SVO वाला था कि एक्टिव टू पैसिव में जाने में ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, राइट। एंड जो ये वर्ब होता है आपका, टेंस होता है, ये आपका ऑटोमेटिकली पास्ट हो जाएगा, प्लस जिस भी टाइप का टेंस होगा उसके हिसाब से आप हैव बिन डूइंग ये सब ऐड कर देंगे टेंस के मुताबिक। वो टेबल भी मैं आपको दे चुकी थी। 49 का आपका ए है। सब में देखिए जो भी ये है ऑब्जेक्ट, ये जिनमें पहले आ रहा है वही सही आंसर्स हैं। 50 का आपका डी हो गया। अब देखिए इज़ प्रिपेयरिंग, तो ये कंटिन्यूस है। इज़ बीइंग, और मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जहाँ पे भी कंटिन्यूस हो वहाँ पे बीइंग ऐड हो जाता है व्हेन यू गो फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। 51 का हमारा आ जाता है सी, बहुत सिंपल थे ये वाले। 52 का हमारा आ जाता है ए। 53 का हमारा है अगेन ए। 54 का है हमारा ए। 55 का हमारा है डी, बट आई हैव अ डाउट इन दिस। Why did the department cancel the project? Why did the project get cancelled by the department? मुझे लगता है ये होना चाहिए, लेकिन why was the project cancelled by the department हो सकता है ये वाला भी ठीक हो, but if you ask me, I'm gonna go with D, but we're also gonna keep it on hold and say कि it's doubtful. We have a doubt here. 56 का अगेन 56 एंड 57 दोनों में मुझे डाउट है कि ए है या सी है, क्योंकि ये दोनों थोड़े सेम से हैं, ये दोनों ऑर्डर्स हैं, दीज आर नॉट रिक्वेस्ट्स एक्सेट्रा, बट इनके जो दिए हुए हैं इंटरनेट पे आंसर कुछ और है, मेरे लॉजिक के हिसाब से भी आंसर कुछ और है, एंड यहाँ पे इन्होंने कुछ और ही आंसर दिया हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सो गिव द फाइल टू द अंडर सेक्रेटरी। अब मेरे हिसाब से दोनों में से खैर कुछ भी नहीं होना चाहिए, बट आई हैव अ डाउट इन ए एंड सी। द फाइल बी गिवन टू द अंडर सेक्रेटरी, द फाइल विल बी गिवन टू द अंडर सेक्रेटरी, क्योंकि जो विल होता है ना ये कई बार हमारा ऑर्डर्स में आता है, सो दैट्स वाई आई एम नॉट टू श्योर। यही चीज़ इधर भी आ जाती है, डिस्पैच दिस लेटर, either it's A or it's C. This letter be dispatched, but I don't know how grammatically correct this is. This letter will be dispatched में मेरा same logic लग रहा है, तो if you ask me दोनों ही 56 और 57 में I will go with C, but we'll have to see. God. Okay, 58 का है A. If you had not spent your money carelessly, you would not have been penniless. डी नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा टेंस के मुताबिक, ठीक है। अच्छा ये सारे जो हैं ये दोनों तो स्पेसिफिकली नेगेटिव वाले हैं, हैड नॉट, और इनके इनने एब्रिवेशंस दिए हुए हैं। 59 का भी आपका आ जाता है ए। वी हैड अ टेस्ट येस्टरडे, आई विश वी हैडंट हैड वन। वो कहना चाह रहा है कि हमारा टेस्ट हो गया था कल, पर मैं चाह रहा था कि हमारा टेस्ट शायद काश ना हुआ होता, तो वी डोंट हैव वन, वी हैवंट हैड वन, ये नहीं आएगा टेंस के हिसाब से और मीनिंग के हिसाब से ए है यहाँ पे। 60 का है हमारा बी। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू गेट योर ऑफिस पेंटेड, यू के साथ देखिए हैज़ नहीं आ रहा, हैव आता भी है कि हाउ लॉन्ग अगो डिड यू हैव योर ऑफिस पेंटेड, अगर होता भी तो ये होना चाहिए था हैव पेंटेड या हाउस आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हैड भी नहीं आएगा, यू हैड योर ऑफिस पेंटेड। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू हैड योर ऑफिस पेंटेड, मेरे हिसाब से तो बी आना चाहिए यहाँ पे। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू हैड योर ऑफिस पेंटेड,
ना, ए भी नहीं आएगा, डी ही बी ही आएगा मेरे ख्याल में। बट इफ़ यू हैव अ डाउट, इफ़ यू थिंक आई एम रॉन्ग, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप अपने जो भी आपने आंसर किया है, अगर आपको उसके लॉजिक के हिसाब से ठीक लगता है तो अगेन बार्क है सबसे ऊपर, वो ही बताएंगे। चलिए अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे। मैंने आपके लिए इतने तगड़े नोट्स बनाए हैं इन एसेज पे। सो पहला तो हमारा ऐसे आ गया और इन्होंने हमसे 600 वर्ड में मांग लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वर्क फ्रॉम होम वाला था, इसका क्या करना था हमको, देखिए मैंने आपको बोला था एक कोट से शुरू करिए, राइट? और मैंने आपको कल एक कोट दिया भी था जब मैंने हैवी वाटर बोर्ड वाला डिस्कस किया था। तो मेरे हिसाब से आप वही कोट यूज़ कर सकते थे कि एवरी क्राइसिस इज़ एन opportunity. Okay, you could have used this quote and began. अब आपको क्या करना था, इंट्रोडक्शन में अगर आपने ऐसा कुछ आप लिख सकते थे कि देखिए कुछ भी आप लिख के आए हैं, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स करेक्ट, बट मैं बस अपने इनपुट्स दे रही हूँ इफ़ एनीबडी वांट्स देम, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन ईजिली स्किप दिस वन। सो इंट्रोडक्शन में आपको ब्रीफली बस बता सकते थे कि भाई पैंडमिक हुआ, उसके चक्कर में आपका लॉकडाउन हो गया, एंड यू नो दैट्स वाई आपका ये वर्क फ्रॉम होम जो है ये चालू हुआ। तो आपने ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दिया कि व्हाट द इशू इज़, हाउ इट ऑल स्टार्टेड। इसके बाद आपको क्या करना था, आप बेसिकली क्योंकि कुछ और नहीं लिखा है तो आप प्रोज पे पहले तो आ जाते हैं कि वर्क फ्रॉम होम के प्रोज क्या हैं। ठीक है, तो एक तो आप कहते थे कि भाई घर पे आइडल नहीं बैठे हैं, फालतू नहीं बैठे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, यू नो यू वर्किंग, सो यू नॉट सिटिंग आइडल। ठीक है, दूसरी चीज़ यू हैव अ जॉब, आपकी जॉब इंटैक्ट है, भले ही आपको पैंडमिक के चक्कर में घर पे रहना पड़ रहा है, बट यू आर एबल टू वर्क, यू आर एबल टू फीड योर फैमिली एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, उसके लिए इकोनॉमी एक तो चालू थी। ठीक है, सब कुछ लॉकडाउन में था, बट ड्यू टू द वर्क फ्रॉम होम फंक्शन ऑल द कंपनीज, ऑल द बिजनेसेस वर एबल टू ऑपरेट, एंड सो द इकोनॉमी डिड नॉट कम्प्लीटली शट डाउन। स्पेसिफिकली सर्विसेज जो थी वो काफ़ी बूम हुई हैं क्योंकि आपका ऑनलाइन ही सारा चल रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और आप डाल सकते थे कि भाई फैमिली टाइम उनके साथ आप बिता सकते हैं, जैसा वर्क कल्चर इंडिया में है, जनरली लोगों को टाइम नहीं मिल पाता फैमिली के साथ, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी जब ये फैमिली के साथ रहते रहते काम कर पा रहे थे। ठीक है, तो ऐसे तो आपने आपके प्रोज को डिस्कस कर दिया। अब अगर आप एक बार कॉन्स या फिर जो दूसरी साइड है कॉइन की पिक्चर उसको दिखाते तो क्या करते, तो आप ये बोलते कि भाई इट इज़ मोर चैलेंजिंग इफ़ नॉट इक्वली दैन द ऑफिस वर्क। ठीक है, इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ओवर टाइम, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, मेरी मम्मी खुद टीचर है, शी इज़ वर्किंग ओवर टाइम, शी इज़ ऑलवेज वर्किंग, कोई संडे नहीं है, कोई सैटरडे नहीं है, दिस सम वर्कशॉप, दिस समथिंग गोइंग ऑन ऑल द टाइम। सो टीचर्स और सारे ही एम्प्लॉयज़ दे वर्किंग ओवर टाइम ऑल द टाइम। ओके, सो इसके चक्कर में आपका क्या है, आपके बहुत ही छोटे बाल कटवा लिए यार, आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, लोग स्ट्रेस जो है, बहुत स्ट्रेस उनका बढ़ रहा है। तीसरी चीज़ इसी से क्या आ जाती कि भाई बेयरली फैमिली टाइम मिल पा रहा है, आप घर पे हैं लेकिन आप एक कमरे में बंद हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए तो ये भी पॉसिबल नहीं है। चौथा क्या है जो इसी से कनेक्टेड है कि ऑल द स्ट्रेस दैट इज़ कमिंग आउट, इट इज़ कमिंग आउट ऑन द फैमिली। भाई आप ऑफिस में तो है नहीं कि आपने निकाल लिया और आप एक ये डिस्टिंक्शन कर पा रहे हैं कि हम ऑफिस गए वहाँ पे परेशान हुए, हम घर आ गए, ये अलग गृहस्थी अलग जीवन है, वहीं पे काम चल रहा है और वही चीज़ इमिजिएटली फैमिली पे निकल रही है। तो काफ़ी यू नो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, वो सब चीज़ें बढ़ रही हैं क्योंकि स्ट्रेस सारा वहीं निकल रहा है। सो अब आपने प्रोज भी बता दिया, आपने कॉन्स भी बता दिया, आपने पूरी तरह इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया 600 वर्ड्स में, बहुत अच्छे से आपका हो जाता। तो अब इसको कंक्लूड कैसे करें कि भाई नीड टू टेक केयर ऑफ द मेंटल हेल्थ ऑफ योर एम्प्लॉयज़। ठीक है, टेक केयर ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज़। दूसरी चीज़ आप एक कंक्लूजन में एक लाइन में क्या बोल सकते थे कि आप यू नो यू कीप योर ओवर टाइम लेस, यू टेक केयर ऑफ देम, एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको जो अचानक से उनके ऊपर आपने फेंक दिया है कि जूम है, एक्सेल है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपने हर तरह के एम्प्लॉय को नहीं समझाई हैं, नहीं बताई हैं, उन स्किल्स को आप अपग्रेड करवाइए। ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस कैन ट्राई बाई वाइल कीपिंग इट द ओवर टाइम एट अ लो। आप कोशिश करिए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को उतनी ज़्यादा स्किल्स भी तो दीजिए कि आपने जो काम थोप दिया है वो बेचारे वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू राइट अ होलिस्टिक आंसर, कि अगर आपने इनमें से कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपका आ जाता है रिन्यूएबल वाला। मैंने टेलीग्राम वाले उसमें भी लिखा था कि अगर खबरी पे किसी ने मेरा सोलर एनर्जी पे ऐसे
का डिस्कशन सुना था तो उसकी भाई आधी नैया तो इसमें पार हो चुकी थी, क्योंकि मैंने उसमें बहुत डिस्कस करा था। सो दूसरी चीज़ जो है, दरवाजे पे कोई है शायद, गॉड। ओके, सो इसमें भी अगर कोट यूज़ करना था तो क्या कोट यूज़ कर सकते हैं हम? मैंने तो बाग का ही उठा लिया, एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। ठीक, इनको उठा लिया। अब कैसे एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन, वो हम बताएंगे। शुरू कैसे करेंगे? शुरू ऐसे ही कर देंगे कि भाई पोल्यूशन के चक्कर में और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं ये कम हो रहे हैं, तो पोल्यूशन बढ़ रहा है और फॉसिल फ्यूल्स कम हो रहे हैं। इसके चक्कर में हमको रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी के सोर्सेज हर तरह से निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए वन ऑफ द सोर्सेज दैट वी कैन एक्सप्लोर इज न्यूक्लियर पावर। ठीक, अब हमारे आ जाते हैं प्रोज, या प्रोज भी नहीं तो मतलब द पॉजिटिव्स ऑफ हाउ वी हैव टू डू इट, व्हाट आर द पॉजिटिव्स एक्सेट्रा। तो एक चीज़ आप कर सकते हैं कि भाई ये फ्यूचरिस्टिक है। इज़राइल हो गई, काफ़ी कंट्रीज़ हो गई, इन सब का न्यूक्लियर पावर पे काफ़ी कुछ चल रहा है। ठीक है, सो द कंट्रीज दैट डू नॉट हैव इवन लॉट ऑफ रिसोर्सेज, वो इस एनर्जी को ड्राइव करके बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमी, अपने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब कुछ बढ़ा रहे हैं। तो इट इज़ एक्सट्रीमली फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। ठीक, दूसरी चीज़ हम क्या बोल सकते थे? अगेन फॉसिल फ्यूल्स बहुत कम हो रहे हैं, तो वी कांट रिलाई ऑन कोल। ऊपर से वहाँ पे वो यूएन वाले पीछे ही पड़ गए हैं कि भाई इंडिया तो कोल यूज़ ही ना करे, चाहे इंडिया ने बहुत पोल्यूशन मचाया नहीं है अभी तक, और अब इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपर आ रहा है, गंद वो मचा चुके हैं बाहरी सारे, लेकिन हमारे पीछे पड़े कि भैया तुम कोल मत यूज़ करो। तो भाई हम तो करेंगे कोल यूज़, बट ठीक है, हमें इतना भी दिमाग है, हम तुम्हारी तरह बॉडम नहीं है कि हम न्यूक्लियर पावर ना यूज़ करें। तो हमें एक हेल्दी मिक्स लाना है, जो कि गवर्नमेंट कर रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रही है, कि हम फॉसिल फ्यूल्स पे इतना डिपेंड ना हो, इसलिए न्यूक्लियर पावर भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। वी नीड इट। ओके, थर्ड हम क्या लिख सकते हैं कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 जो है, जो कि कहता है कि क्लीन एनर्जी आपको आपकी पॉपुलेशन को यू हैव टू प्रोवाइड इट विथ क्लीन एनर्जी, वो हम कैसे पूरा करेंगे? इफ़ वी नीड टू कंप्लीट आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030, मोस्ट ऑफ देम, देन हाउ विल वी डू इट? तो वन ऑफ द रिसोर्सेज एंड द वेज टू अचीव इट इज़ थ्रू न्यूक्लियर पावर। अब अच्छा, इसके अलावा भी अगर 1 या 2 और बेनिफिट्स आपने डाले हैं कुछ कुछ पढ़ के, तो वो भी चलते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव्स पे नहीं रहना है, हमको इसके चैलेंजेस को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। चैलेंजेस में क्या आ जाएगा या इश्यूज़ में क्या आ जाएगा जो कि हम फेस कर सकते हैं? सबसे पहला तो आपका आ जाएगा कि ब्रेन ड्रेन। ठीक है, व्हाट डू वी रिक्वायर to channelize nuclear power? We require the brain, the educated youth, and सबसे ज़्यादा हमारे जो पढ़ लिख के बच्चे हैं, जो साइंसेस से हैं, वो बाहर चले जाते हैं। तो उस चीज़ को हम कैसे टैकल करेंगे? जो कि हमारी यूथ ही बाहर चली जा रही है, तो who will operate all of this? How do we tackle the brain drain? दूसरी चीज़, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इंटेंसिव सिस्टम है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सबको लगाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। सो वेयर डू वी और हाउ डू वी कम अप विद दैट? तो वो एक हमारा बॉटल नेक, अगेन यू कैन यूज़ द फ्रेज है, ये एक बॉटल नेक बन जाता है। तीसरा, बहुत मेरा फेवरेट पॉइंट, द थ्रेट्स ऑफ कंटामिनेशन। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जापान ने अभी रिसेंटली थोड़ा वो कंट्रोवर्सी में भी है कि जो इनका कंटामिनेटेड वाटर है, एग्जाम्पल आप जापान का दे सकते हैं, उनको वो बहाना पड़ा अपने थोड़े आइलैंड से दूर, लेकिन व्हाट विल हैपन टू द मरीन लाइफ, टू द पीपल? वैसे ही इतनी रेडियो एक्टिविटी उस पूरे एरिया में है जापान के आसपास। सो गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ जापान, यू कैन से कि इन सब का क्या, हैव वी कम आउट विद द एक्शन प्लान्स टू डील विद द थ्रेट्स ऑफ कंटामिनेशन? और ज़्यादा वाइजैग में जो अभी हुआ था, विशाखापट्टनम में ही हुआ था ना अभी, जो न्यूक्लियर था या क्या था वो, what was the plant blast जो हुआ था। तो मतलब how do you come up with the contingencies such as this? इनका क्या जो थ्रेट है लोकल लाइफ को, लोकल मरीन लाइफ को, एनवायरनमेंट को, उन सब का क्या? तो ये थोड़े से इश्यूज हैं जो जिन पे हमको ध्यान देना है, बट इन पे ध्यान देते हुए हमको बढ़ना न्यूक्लियर पावर की ही तरफ है। तो देन यू जस्ट कंक्लूड इट बाय saying कि ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे ही होगा व्हेन वी टेक केयर ऑफ द इश्यूज, कीप इश्यूज इन माइंड, बट वी मूव टूवर्ड्स न्यूक्लियर पावर।
बाप रे. ओके. अच्छा, आई एम नॉट डूइंग द लेटर. अगेन इट वॉज नॉट अ ड्राफ्ट, इट वॉज अ फॉर्मल लेटर. हम सब बच गए, पता नहीं इन्होंने हमको क्यों बोला कि नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आएगी जब इन्होंने नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग नहीं दी. सो इट वॉज अ फॉर्मल लेटर, यू डोंट नीड टू वरी. अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मेरे ख्याल में आप सब कर सकते थे इसको, तो मैं इसको लिख के आपको नहीं बता रही. लेटर की वीडियो में आप जाके फॉर्मेट देख सकते हैं कि इट इज़ अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट. तो वो कैसे फॉर्म कैसे प्रेजेंट किया जाता है जब कुछ आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट प्लेस कर रहे हैं कि हमको ये चीज़ दे दो एक ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा. अब मैंने आपके लिए डिबेट ज़रूर प्रिपेयर किया है. अच्छा, डिबेट का ऐसा कोई ना फॉर्मेट नहीं होता है. 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ लिखी हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूँगी मैं अगर आप चाहें, बट मैं आपको ऐसे ही समझा दूँगी कि अगर आपको प्रॉपरली डिबेट को लिखना था और अगर आपको कोई डाउट था तो आपको कैसे करना था वो. सो देखिए, 2 चीज़ें होती हैं. इन्होंने बोला है कि आप बने मिस्टर वाई, फिर आप बने मिस्टर एन, और फाइनली आप बने मिस्टर जे. ठीक है, जो जजमेंट प्रोनाउंस करेगा. अब भैया मैंने तो आपको पढ़ाया ही शुरुआत से ऐसे है कि एक इंसान जो पहला है वो पॉजिटिव बताएगा, दूसरी साइड होगी नेगेटिव की, और फाइनली आपका कंक्लूजन दोनों को मिलाएगा. तो हमारा तो ब्रेन ही मैंने आपका ऐसे ही मोल्ड करने की कोशिश की है कि आप हर टॉपिक को देखते ही ऐसे भागें कि सबसे पहले पॉजिटिव, फिर आपका आएगा नेगेटिव, और फिर आपका आएगा एक मिला हुआ कंक्लूजन. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया. अब डिबेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका इंट्रोडक्टरी लाइन या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. ठीक है, अब वो थोड़ा लंबा है तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही, या फिर मैं थोड़े फ्रेजेस लिख दूंगी, बट एसेंशियली आपको मिस्टर वाई की भी फर्स्ट लाइन और मिस्टर एन की जो फर्स्ट लाइन है वो ये करनी थी. रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, ऑनरेबल मेंबर ऑफ ज्यूरी, my worthy opponents and dear audience, I, Mr. Y, would like to speak for the motion, और फिर quotation में social media and its positive effects. ठीक है, एंड बस आपको फिर बड़ा 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 शुरू कर देना था कि पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है. यही चीज़ एग्जैक्टली मिस्टर एन बोल देते कि आई नहीं, रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, ये आई मिस्टर एन वुड लाइक टू स्पीक अगेंस्ट द मोशन सोशल मीडिया एंड इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स. बस इतना चेंज था. और उसके बाद आपको करना वही है जो कि आज तक हम ऐसे में भी करते आ रहे हैं. आपको पहले पॉजिटिव्स बता देने हैं और उसके बाद आपको नेगेटिव्स बता देने हैं. अब मैं आपको मिस्टर वाई के पॉइंट्स बता देती हूँ फटाफट से. देखिए, सोशल मीडिया के अच्छी चीज़ें क्या हैं. एक तो आपका नॉलेज बेस जो है बढ़ जाता है. ठीक है, कहाँ आप लाइब्रेरी भटकते, ब्रिटानिया खोलते, एनसाइक्लोपीडिया खोलते, अभी आप कुछ भी गूगल करिए ना, आपके पास इमिजिएटली अपडेटेड रिसोर्सेज हैं. ठीक है, उसके बाद आपकी एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन बढ़ गई है. टाइम नहीं लगेगा, किसी का वेट नहीं करना, एकदम फ़ोन खोलो एंड यू हैव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज. तीसरा जो मेरा फेवरेट है, डेमोक्रेटाइजेशन. अब डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब यहाँ क्या होता है कि कोई चीज़ जो पहले कुछ लोगों के लिए अवेलेबल थी अब वो सबके पास जाने लग गई है. तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है, कोई पिछड़ा है तो उस तक नहीं पहुंच सकती. अगर वो चाहे, उसके पास बेसिक रिसोर्सेज भी हैं, तो उसके लिए भी गूगल उतना ही खुला है जितना एक रिच ब्रैट के लिए खुला हो सकता है. इट्स अवेलेबल फॉर बोथ ऑफ देम. चौथा, एक्सेस टू द सेम सर्विसेज. क्या प्रमोट करता है ये? इक्विटी. भाई फेसबुक मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, फेसबुक मेरी दोस्त भी यूज़ कर सकती है, फेसबुक प्रेसिडेंट भी यूज़ कर सकते हैं. सो एक्सेस टू सर्विसेज विच ब्रिंग्स अबाउट इक्विटी, राइट. इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली भी देखें तो इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी डाल सकते हैं. अगेन, टैलेंट पूल मेरा एक और फेवरेट पॉइंट. जिन लोगों के पास टैलेंट है उनके पास अब एक प्लेटफॉर्म भी आ गया है सोशल मीडिया से पढ़ाने को. जैसे कि मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब यूज़ करती हूँ. ठीक है, मैं इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ. फॉर व्हाट पर्पसेस? टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ए. दूसरा, टू प्रोवाइड फ्री इन्फॉर्मेशन. तीसरा, टू प्रोवाइड माई टैलेंट और माई रिसोर्सेज और माई स्किल्स टू यू ऑल. तो इनके ये सारे सोशल पॉजिटिव इफेक्ट्स ही तो हैं सोशल मीडिया के. अगेन, मैं प्लेटफॉर्म्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रही हूँ, पढ़ाई के लिए यूज़ कर पा रही हूँ, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के लिए यूज़ कर पा रही हूँ विदाउट एनी कॉस्ट. सो इट्स ओपन टू एवरीबडी. ओके, अब हमारे आ जाते हैं हम आ जाते हैं मिस्टर एन के पॉइंट्स पे.
जो कि हैं हमारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। ये भी बड़े तगड़े हैं और बड़े बढ़िया हैं, अगर आपने 3 भी लिख दिए होंगे इनमें से कोई भी तो भी बहुत अच्छा है। एक तो आपकी आ जाती है एंग्जाइटी ऑफ परफॉर्मेंस। भाई इसके पास ये है इंस्टाग्राम पे, हमने इसके पेज पे देखा कि ये कर रहा है, इसने ये खरीद लिया, इसका ऐसा लाइफस्टाइल है। हमें क्या आ जाता है, देयर कम्स एन एंग्जाइटी ऑफ परफॉर्मेंस बाय सीइंग द लाइफस्टाइल ऑफ अदर पीपल, हाउ दे आर एक्टिंग, वेदर इट्स गुड और बैड। इस लड़की ने इस गाने पे ऐसे कैसे करके नाचा, मेरा भी नाचने का मन है, मैं भी चाहती हूँ इतने सारे लाइक्स फॉलोअर्स ये सब आ जाए। तो इट्स एन एंग्जाइटी ऑफ परफॉर्मेंस विच इज क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन यू एंड योर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये आपका सीधा सीधा मेंटल हेल्थ पे आता है। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, यू नो यू कंपेयर योर सेल्फ, यू गेट एंग्री, यू गेट सैड। ये सब बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत गंदी तरफ इम्पैक्ट करता है। कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं, XYZ। उसके बाद या नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस सच एज ब्लू व्हेल चैलेंज, सुना था? सुसाइड करवा रहे थे, राइट? तो वो क्या है, वो भी फेसबुक और इन सब के थ्रू ही आपको अटैक करते थे। क्या करते थे वो, आपका स्टेटस पढ़ते थे, आपकी वो एक साइकी समझते थे कि इंसान कैसे स्टेटस डाल रहा है, कैसी चीज़ें लाइक कर रहा है, कितना वीक है, कमज़ोर है, परेशान है, और फिर हम उसको पकड़ते हैं, देन यू ड्राइव देम टू सुसाइड। सो ये बहुत बहुत मतलब यू डूइंग दिस टू द यूथ और यू डूइंग दिस टू एनी बडी एंड इट्स सो रॉन्ग। चौथी चीज़ आपकी क्या आ जाती है, अगेन वेरी नाइस, सेक्शुअल अब्यूज़। ठीक है, आपको नहीं पता आपका कंटेंट जो है कैसे यूज़ किया जा रहा है, नहीं यूज़ किया जा रहा है। कई लोग इंस्टाग्राम को भी बहुत ही घटिया चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, रील्स में कुछ भी बना के डाल देते हैं, उस चीज़ को छोटा बच्चा देख रहा है, बड़े बच्चे देख रहे हैं। मेरी भी 2 बहनें हैं, कुछ को कुछ देख के पाउट बना के घूमती रहेंगी पूरे वक्त। तो दीज आर द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। You should not act above your age, something which is not natural to your age you're seeing, you're imitating people, and उसके बाद वो कहाँ तक चला जाता है, you have no clue। एंड सेक्शुअल अब्यूज़ के तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, किसी की फ़ोटो किसी ने हैक करके क्या कर लिया, वो कर लिया, बच्चे डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड कर लिया। सो ऑल ऑफ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। अगेन एक बहुत 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 ही ज़्यादा मैं आपको लेटेस्ट ट्रेंडिंग चीज़ अगर आपने सुनी होगी, कैट फिशिंग। सॉरी, आई थिंक F आता है या PH आता है, पता नहीं, ध्यान नहीं मेरे को। व्हाट इज़ कैट फिशिंग? ए हूँ मैं एक प्रकार की दिखती हूँ, मैं कुछ कुछ करती हूँ, और मैं बी की सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके बी बन जाती हूँ। असलियत में मैं ए हूँ, पर मैं दुनिया से बी बन के बात कर रही हूँ। बी सुंदर है, बी ये करती है, बी वो करती है, बट ए बात कर रही है, ए कंट्रोल कर रही है ये पर्सोना, एंड शी इज़ नॉट बी। सो who all are you catfishing? You have no clue who all are being catfished। कौन कौन आपका झूठ ले रहे हैं, आप इनसे मनी निकलवा सकते हैं, आप इनके अकाउंट इन्फॉर्मेशन हैक कर सकते हैं, आप इनको बहुत पर्सनल हार्म कॉज कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें आर द नेगेटिव इफेक्ट्स। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे मिस्टर जे पे। आई लव मिस्टर जे। फाइनल जजमेंट क्या है? फाइनल जजमेंट कैसे लिखेंगे आप? तो आप ऐसे लिखेंगे कि हैविंग हर्ड बोथ साइड्स। ठीक है, क्योंकि आपको फाइनल जजमेंट देना है। तो हैविंग हर्ड बोथ साइड्स, ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोशल मीडिया एंड द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोशल मीडिया, while the positives such as, और एक आधा मेंशन कर दीजिए बस, ये do this, there are also negative effects such as ये एक आध मेंशन कर दिया। ठीक है, फिर कंक्लूजन लाइन कि आपने पहले ये सब तो कंसिडर कर दिया, फिर आप क्या लिखेंगे? दस लाइक एवरीथिंग सोशल मीडिया मस्ट ऑल्सो बी यूज्ड इन मॉडरेशन। या दस लाइक एवरीथिंग एल्स social media must also be used with caution and under guidance।
तो ये आपका कंक्लूजन आ गया जिसमें हमको दिखता है कि भाई हमने पॉजिटिव्स को भी एक्नॉलेज कर लिया, हमने नेगेटिव्स को भी कर लिया, एंड हमको समझ आ गया कि इनका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव्स को एकदम छोड़ दें या पॉजिटिव्स को बिल्कुल छोड़ दें, किसी चीज़ को यूज़ करना बंद कर दें, बट यू नीड टू बी कॉशियस एंड यूज़ इट अंडर प्रॉपर गाइडेंस। बस इतना ही करना था। इसको आप एक आधा डिफरेंट तरह से भी लिख सकते थे कि कीप बी अवेयर ऑफ द डेंजर्स वाइल यूटिलाइजिंग द बेनिफिट्स, क्योंकि एक कंक्लूजन जो जजमेंट रहता है किसी भी चीज़ का वो बैलेंस्ड रहता है। जजेस बहुत बैलेंस्ड ओपिनियन देते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि कुछ नेगेटिव है तो उसको छोड़ दो या कुछ पॉजिटिव है तो उसके नेगेटिव्स भूल जाओ। आपको दोनों को साथ लेके एक एंडिंग कंक्लूडिंग जजमेंट की लाइन बोलनी होती है। तो बस आपको इतना ही करना था। मैं इसकी पूरी की फ़ोटो, मैंने देखे कितना लिखा हुआ है सारा, मैं बैठ के लिख रही थी कि व्हाट डू दे नीड टू राइट, व्हाट कैन दे राइट। तो मैं इस सब की आपको फ़ोटो भेज दूँगी, टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। एंड आई थिंक दिस वॉज ऑल, द पेपर इज़ डन। बहुत ईजी पेपर था मोस्टली, एंड आप अगर आप प्रिपेयर करके गए थे थोड़ा भी ना तो आप कर सकते होते थे। जिन बच्चों का डिस्क्रिप्टिव थोड़ा छूट गया है, मैंने इसीलिए लाइव सेशन में कल बोला था, बहुत रेकमेंड किया था कि हो सके तो डिस्क्रिप्टिव को पहले करिएगा एंड ग्रामर को आप जो है दूसरे नंबर पे करिएगा। बट कोई बात नहीं, हो गया। अभी बहुत एग्जाम है, हो सके तो काश आप इसी को सॉल्व करके निकाल लें, लेकिन नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमको सीखने को मिलती हैं, एंड हम नेक्स्ट एग्जाम में गलतियाँ कभी नहीं करेंगे। सो ये आपका पूरा आज का डिस्कशन वीडियो थी। थैंक यू। लाइक एंड शेयर विथ ऑल द बार्क एस्पिरेंट्स जिनको आप जानते हैं जो शायद मुझ तक नहीं पहुंच पाए हैं, आप उनके साथ शेयर करिए। एंड इफ़ यू न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शो मी सम लव। इंस्टाग्राम पे डेली अपडेट्स मेरी रहती है कि क्या मैं करने वाली हूँ, क्या नया आने वाला है, मोटिवेशनल टिप्स। बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश, तो आप ना एक बार इंस्टाग्राम पे मेरी हाइलाइट्स पे चले जाएंगे ना अगर, तो आपको बहुत सारी हाइलाइट्स दिखेंगी, लर्न इंग्लिश करके भी होगी, वहाँ पे सब है कि क्या करना है कैसे। टेलीग्राम को मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कैसे ज्वाइन करना है, PDF भी अभी इसकी डल जाएगी इसमें। खबरी पे अगेन मैं एसेज वगैरह डालना स्टार्ट करूँगी, बट कुछ बच्चे कह रहे थे कि उनको खबरी नहीं आता समझ, मैंने थोड़ा सा इसको होल्ड पे रखा है, बट इस पर काफ़ी रिसोर्सेज अभी भी अवेलेबल हैं। आप जाके सुन सकते हैं, कुछ नहीं तो सुन सकते हैं। हर चीज़ की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अबाउट सेक्शन में भी इन सब चीज़ों की लिंक है। एंड अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा गोल है, एवरी इंडियन विल लर्न इंग्लिश, और ये हो के रहेगा, ये मैं करके रहूँगी। अगर आप लोग का साथ बना रहा, अगर आप मुझे ऐसी प्यार और एक्सेप्टेंस और बहुत और सारा प्यार देते रहे, तो ये मैं बहुत जल्द कर लूँगी, हर एक तक रीच करूँगी। एंड अब मैं NTA DU पे फोकस करने वाली हूँ। सो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, रिसोर्सेज बना के मैं फटाफट इन पे भी डाल दूँगी, कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली है। I've got you covered, don't worry at all. I'll see you soon. I love you all. Thank you so much. Bye bye.